नमस्कार। आज हिसाब किताब के इस खास शो में चर्चा करेंगे कि अगर 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल की नतीजे अगर फाइनल रिजल्ट में तब्दील हो गए तो राहुल गांधी की कांग्रेस और देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सत्ता में बहुमत मिलने का सीधा अर्थ होता है जनता ने वर्तमान सरकार के एजेंडे पर अपनी मोहर लगाई है। लेकिन 29 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण के मतदान के बाद 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के एग्जिट पोल के ज़्यादातर नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को असम, बंगाल और पुडुचेरी में सत्ता पाते हुए दिख रहे हैं। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की वापसी की भविष्यवाणी की जा रही है, जबकि तमिलनाडु में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के आंकड़े देखें तो 7 में से 5 एग्जिट पोल के रिजल्ट बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखा रहे हैं। इसके विपरीत 2 सर्वे में दावा किया गया है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ वापसी मिल रही है। चौथी बार सत्ता में ममता बनर्जी वापसी करेंगी। बंगाल में हुई रिकॉर्ड वोटिंग लगभग 93% और मतदाता सूची में सुधार यानी एसआईआर को निर्णायक माना जा रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 234 सीटों पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। अधिकांश एग्जिट पोल के स्टालिन की डीएमके को 125 से 145 सीटों के साथ बढ़त दे रहे हैं। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने सबको चौंकाते हुए अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को 98 से 120 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरता हुआ दिखाया है। एआईएडीएमके यानी अन्ना द्रमुक गठबंधन के लिए नतीजे निराशाजनक दिख रहे हैं। उन्हें 60 से 80 सीटों पे सिमटते हुए दिखाया गया है। बात करें असम की तो असम की 126 सीटों पर लगभग सभी एग्जिट पोल एक स्वर में बीजेपी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं। असम में बीजेपी गठबंधन को 85 से 100 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व को इसका श्रेय दिया जा रहा है। असम में कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन 24 से 36 सीटों के बीच सिमट सकता है। केरल की 140 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस की 10 साल बाद सत्ता में वापसी देखने को मिल सकती है। एग्जिट पोल्स की माने तो कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। सीएम पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले एलडीएफ को 50 से 65 सीटें और बीजेपी के खाता खुलने और 1 से 5 सीटें जीतने के कयास लगाए जा रहे हैं। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में कुल 30 सीटों पर सर्वे किया गया तो उसमें एआईएनआरसी और बीजेपी गठबंधन की सत्ता बरकरार रहने के संकेत हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। वहीं विपक्ष में कांग्रेस गठबंधन को 6 से 10 सीटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है। 29 अप्रैल 2026 को आए एग्जिट पोल ने न केवल राज्यों की बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। यह केवल सत्ता का वैचारिक परिवर्तन नहीं बल्कि एक वैचारिक युद्ध का परिणाम माना जा रहा है। ये एग्जिट पोल 4 मई को वास्तविक नतीजों में बदलते हैं तो देश की और भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदल जाएगी। आपको बता दें कि असम में बीजेपी की संभावित हैट्रिक और बंगाल में उसकी मजबूत पकड़ और बढ़त यह संकेत देती है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास का मेल पूर्वी भारत में अपनी जड़ें गहरी कर चुका है। असम की जीत में प्रधानमंत्री मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा के मॉडल पर जनता की अंतिम मुहर होगी, जो इसे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट बना देगा। बंगाल में यदि बीजेपी बढ़त बनाती है तो ममता बनर्जी की क्षेत्रीय अस्मिता वाले मॉडल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। नतीजे हर हालत में विपक्षी इंडी अलायंस की एकजुटता पर असर डालेंगे। केरल में कांग्रेस की जीत उसे गठबंधन के भीतर अधिक सौदेबाजी की शक्ति देगी, लेकिन अगर बंगाल में टीएमसी कमजोर होती है तो गठबंधन के भीतर क्षेत्रीय दलों का दबदबा कम हो जाएगा। इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यदि विपक्ष केरल और तमिलनाडु में जीतता है तो उसे एक नया नैरेटिव मिलेगा कि बीजेपी को राज्यों में रोका जा सकता है। बीजेपी के लिए चुनाव केवल हार जीत का नहीं बल्कि दक्षिण और पूर्व में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी या स्वीकार्यता बढ़ाने को लेकर भी है।
केरल में वोट शेयर का बढ़ना, तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय का अचानक उदय और केरल में यूडीएफ की वापसी यह बताती है कि दक्षिण भारत भी अब दो ध्रुवीय राजनीति से बाहर निकलकर नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। यह भविष्य में फिल्म सितारों और युवाओं के नेतृत्व वाली नई पार्टियों के लिए रास्ता खोल सकता है। एग्जिट पोल के नतीजों ने राजनीतिक दलों की सांसें थाम दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक, और राकेश त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। अमीन साहब, केरल में संभावित जीत बीजेपी के लिए एक झटका साबित हो रहा है क्या यह जीत राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस की राष्ट्रीय छवि को संजीवनी प्रदान करेगी? क्या यह उन्हें इंडी अलायंस का निर्विवाद नेता बना पाएगा? देखिए, छोटे छोटे प्रदेशों में जहाँ कुछ गिनती ज्यादा नहीं है पार्लियामेंट की भी सीटों की, आप देखें चाहे वो तेलंगाना हो चाहे वो आपका केरल हो, अगर केरल में इनका उदय दोबारा होता है 10 साल के बाद, 10-12 सालों के बाद अगर वापस कांग्रेस यूडीएफ आती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनको ज्यादा महत्व मिलने वाला है। क्योंकि क्या है कि ये छोटे छोटे राज्य हैं इनमें, और जो ये मिलकर लड़ रहे हैं, वहां पर मुस्लिम लीग भी है इनके साथ में, और वहां पे और भी दल हैं, तो छोटे छोटे इनको मिलाकर कांग्रेस इनके साथ लड़ रही है। और वहां पर मुस्लिमों का एक तरीके से देखा जाए काफी बहुत क्षेत्रों में है, तो अगर वो जीतती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसको अब देखना होगा कि आसाम में इनकी स्थिति क्या होती है। अगर आसाम में इनकी स्थिति सुधरती तब बात माना जाता, बंगाल में इनकी सुधरती तो माना जाता, लेकिन न तो इनको बंगाल में मिल रहा है न इनको आसाम में मिल रहा है। तमिलनाडु में तो इसलिए है कि तमिलनाडु की जो लोकल पार्टी है वो कर रही है इस बात को। एंटी इनकम्बेंसी, आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है वहाँ? जी, तो यही चीज है ना। लेकिन अब इससे क्या इनको कोई केंद्र में मजबूती मिलने वाली है, मैं समझता हूँ बात नहीं है। चलिए, राकेश त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, क्या बंगाल में बीजेपी की बढ़त यह संकेत देती है कि राज्य की राजनीति क्षेत्रीय अस्मिता से हटकर अब ध्रुवीकरण और केंद्रीय मुद्दों की ओर पूरी तरह मुड़ चुकी है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। ध्रुवीकरण तो उसका एक हिस्सा है और केंद्रीय मुद्दे भी वो भी एक हिस्सा है। आप बंगाल ले लें या असम ले लें, दोनों जगह ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। और जो केंद्रीय मुद्दे हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा तो सबसे बड़ा मुद्दा है, तो उसमें घुसपैठिए भी आ जाते हैं, तो वो आसाम और बंगाल दोनों के लिए कॉमन इशू है। तो ये मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे हमेशा काम करते हैं। हालांकि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें लोकल इश्यूज पर वोट ज्यादा होता है, लेकिन जैसे बंगाल का इशू है इस समय, बंगाल में मुझे नहीं लगता कि लोकल तो इश्यूज होंगे ही, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बहुत असर पड़ेगा इस बार। और इसी वजह से आपके शो का जो मुख्य विषय है कि अलायंस पर क्या असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा प्रसून जी, क्योंकि वैसे भी गांधी को नेता तो मानती नहीं है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी अगर जीत भी जाती है तो भी नहीं मानेंगी, और हार जाती है तब तो प्रॉब्लम ही है उनके लिए, तब तो उनकी हैसियत। आप बड़ी बात बता रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं कि इस हार जीत का राहुल गांधी की इमेज पे या राहुल गांधी की स्वीकार्यता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वह निर्विवाद नेता कांग्रेस के थे और रहेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी लोकप्रियता पर तो मैं ही डाउट करता हूँ कि उनकी कोई लोकप्रियता है। मुझे लगता है कि मुझे कई बार ये अफसोस होता है और आश्चर्य भी होता है कि उनका कोई राजनीतिक सलाहकार क्यों नहीं है, अगर है भी तो ठीक ठाक आदमी क्यों नहीं है जो चुनाव लड़ता हो बाकायदा। जयराम रमेश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लड़ता हो चुनाव और उसके गिमिक्स जानता हो। तो मुझे कई बार ये बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और उसको एक विपक्ष की एक मजबूत पार्टी की तरह से आना चाहिए था। 15 साल 12 साल हो गए हैं मोदी के सामने, कुछ तो सुधार होना है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। तो कम से कम
लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि असम में बीजेपी की संभावित ऐतिहासिक जीत क्या यह सिद्ध करती है कि कड़े नागरिकता कानून और सख्त प्रशासनिक छवि असल में अब पूर्वोत्तर में चुनावी सफलता की गारंटी बन गई है? राकेश जी, ये बात तो ठीक है, क्योंकि अब जो हिमंता का जिस तरह से शासन प्रशासन है उसका, जिस तरह से उसकी पकड़ है, तो लोगों को ये अच्छा लगता है। एक अरसे बाद जब एक वैक्यूम रहता है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, सब जंगल राज है, उसके बाद अचानक एक कोई दृढ़ता के साथ फैसले लेने वाला आता है सामने। अब वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि हिमंता जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले उन्हीं की पार्टी का, बीजेपी का ही आदमी था, जो बाद में केंद्र में मंत्री बनाया गया। लेकिन पर्सोना जो होता है वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छा होता है तो वो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, तो उसका बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि आदमी बहुत परेशान हो और अचानक उसको ऐसा कोई नेता मिल जाए जो तुरंत फैसले लेता हो, तो इस तरह का आदमी है नेता फैसले लेता हो और स्टैंड भी लेता हो, उसी पे जनता अपनी मुहर लगाती है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, यदि केरल और तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन जीतता है जैसा एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो क्या यह 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी लहर के खिलाफ एक ठोस दक्षिण भारतीय मॉडल पेश करने में सफल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है प्रसन्न जी। जहाँ तक सवाल है साउथ का, तो साउथ में तो कभी भी इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। सिर्फ आप देखिए पिछले इलेक्शन में आप देखेंगे तो कर्नाटक में था फायदा थोड़ा, लेकिन आप देखिए उत्तर भारत में तो जो पोजीशन है बीजेपी की वो मजबूत है। लेकिन जहाँ तक सवाल है साउथ लोगों का, तो साउथ में तो जो घटक दल है वो अलग अलग है और कांग्रेस भी ही उनको लीड करती है। तो अभी कांग्रेस की स्थिति नॉर्थ में बिल्कुल इतनी ज्यादा अच्छी और मजबूत नहीं है कि जो इसको माना जाएगा ये मजबूत एक रिप्लाई है बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी जहाँ तक सवाल है नॉर्थ में बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, और अगर बंगाल में भी उसको अगर स्थिति मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इनके पूरे कब्जे में आ जाएगा। और जहाँ तक सवाल है इन छोटे छोटे प्रदेशों का, जैसे तमिलनाडु है, केरला है और नीचे के जो और भी है, लेकिन आप देखिए वहाँ बीच में भी तो पांडिचेरी जो है वो भी एक एनडीए का हिस्सा है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, बीजेपी जिस तरीके से दक्षिण भारत की राजनीति में अपनी पकड़ बनाती जा रही है, आपको क्या लग रहा है अगले चुनाव तक क्या हम उसे मुख्य दावेदार मान सकते हैं वहां की राजनीति का? नहीं, जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। त्रिवेंद्रम में भी उन्होंने कमल खिलाने की कोशिश की थी, और जहाँ तक सवाल है अभी भी मजबूती से लड़ाए हैं वो लोग, और उनका जो कैडर है वो बहुत पुराना कैडर है। लेकिन कहाँ तक कामयाब होगा ये देखने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति अपने आखिरी कगार पे है? राहुल गांधी को अपनी राजनीति की दशा और दिशा बदलनी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, अगर वह फाइनल रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं तो क्या देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल जाएगी? क्या विपक्षी कांग्रेस अपनी राजनीति को नए सिरे से सजाने की कोशिश करेगी या पुरानी ही डगर पे कायम रहेगी? क्या तुष्टीकरण की राजनीति अब अपने आखिरी कगार पे है? इस सवाल का जवाब लेंगे राकेश त्रिपाठी जी से। राकेश त्रिपाठी जी, क्या इन अगर एग्जिट पोल के नतीजों को माने तो क्या तुष्टीकरण वाली राजनीति अब अपनी आखिरी कगार पे है? नहीं, चुनावी नतीजे से ये तय नहीं होगा। चुनावी नतीजे से तो अगर ये जो एग्जिट पोल है अगर ऐसा ही चुनावी नतीजा है तब तो उनके पास एक ही चारा रह जाता है कि वो तुष्टीकरण वाली अपनी नीति पर कायम रहे, क्योंकि उधर की साइड तो अब ये फिर से जनेऊ नहीं पहनेंगे राहुल गांधी। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके पास एक ही पॉलिसी है जो बहुत पुरानी है, आजादी के बाद से तुष्टीकरण की पॉलिसी। तो इसलिए वो उस पर कायम रहेंगे और उस पर कायम रहना भी चाहिए। मैं एक राजनीतिक पार्टी के लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी है तो उसकी जो पॉलिसी है वो उसको उसी पर कायम रहना चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, जैसा कि हमने पिछली डिबेट में डिस्कस किया था, उसमें एक बात सामने आई थी, जैसे पहले मुसलमानों के अंदर डर फैलाया गया था या एक तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। कुछ इसी तरह का डर पहली बार बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के अंदर फैला, खासकर बंगाल में, कि अगर ममता बनर्जी रह गई तो वह काबा बना देंगी बंगाल को। इस तरह की राजनीति के बाद
जो 93% वोटर बाहर आए हैं, इसका मतलब है मुस्लिम तो भारी संख्या में पहले भी वोट करते रहे, लेकिन हिंदुओं को इतनी भारी संख्या में निकल के सामने आना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर अब डर बहुसंख्यक समुदाय के अंदर भी पैदा हुआ तो वह भी अपना आखिरी वोट तक बूथ पे डलवाने जरूर जाएंगे। इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति अगर होती है तो उसमें तो कभी सफलता फिर मिलेगी ही नहीं। जी प्रसून जी, इसीलिए बीजेपी पिछले 5 महीने से वहाँ ग्रास लेवल पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों को ये समझा रही थी कि आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि वहां तो क्या होता है कि बीजेपी सपोर्टर जो है उनके घर चिन्हित कर लिए जाते हैं और टीएमसी के सपोर्टर्स उनको पहले से धमका आते थे कि भाई घर से बाहर मत निकलना जिस दिन वोटिंग हो। तो इसीलिए बीजेपी का ये बड़ा काम हो गया था कि पिछले 5 महीने से उनके कार्यकर्ता जा जाकर समझा रहे थे कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई हिंसा नहीं होगी, तुम आओ बाहर और वोट करो, इस बार हम बदल देंगे। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई थी भरोसे की जो इन्होंने जीती। 93% वोटिंग देखकर ऐसा लगता है। इसी वजह से ये लोग बाहर आए और ये एक मतलब ये वो चरण था जो उनके लिए जीतना बहुत जरूरी था। इसीलिए पिछले 5 महीने से बहुत कड़ी लड़ाई लड़ रहे थे ये, हर लेवल पर, इलेक्शन कमीशन के लेवल पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सिक्योरिटी हो। इतनी ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस है कि लोकल पुलिस का काम ही नहीं है। तो वहाँ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो टीएमसी के वर्कर बन गए थे तो उनका कोई काम ही नहीं है इसमें। इसीलिए ये इस 93% हो पाई प्रसून जी। चलिए, तो वो जी डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब आप मौजूद हैं। राहुल गांधी की राजनीति की दशा और दिशा क्या इस एग्जिट पोल जो अगर फाइनल नतीजे में बदलते हैं तो बदलेगी? बीजेपी क्या अपने स्टैंड पे कायम रहेगी कट्टर राष्ट्रवाद? नहीं, कट्टर राष्ट्रवाद पे अगर रहेगी बीजेपी तो उसको फायदा होने वाला है। आप देखिएगा, इसका फायदा इनको बंगाल में मिलेगा, आसाम में तो मिले ही मिला है। अब आप देखिएगा इसके सामने जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल है, ये भी स्टेट है जो कि वहां पर बहुत ज्यादा हिंदुत्व का प्रभाव है। और अगर ये इस तरीके से करेंगे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का तो देखिए एक स्टेट या 2 स्टेट पे कोलिजन के साथ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तक कि नॉर्थ में ये अपना किसी तरह का कोई कब्जा ना दिखा पाए। जैसे मान लीजिए इसके इनको नहीं मिला है, बंगाल में सीटें नहीं मिली है, आसाम का जो ये ढिंडोरा पीट रहे थे तो आसाम में भी इनको पूरा महत्व तो नहीं मिला है जिस हिसाब से एग्जिट पोल बता रहे हैं। अगर इनको आसाम में मिल जाता तो कुछ फर्क पड़ता, बड़ी स्टेट थी। लेकिन आप आ पाइए तो इससे तो नॉर्थ में इनको फर्क पड़ने वाला था। अब इससे क्या है फर्क पड़ता उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में, लेकिन उससे भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता, नील दिखा रहा है बंगाल में और आसाम में इनकी स्थिति ज्यादा सुधरी नहीं है, बहुत ही मार्जिन पे है। ये जो कहा जा रहा था इनको मेजॉरिटी में सरकार बनाएंगे वो भी नहीं है। जहाँ तक केरल का सवाल है, केरल में तो आप समझ सकते हैं कि इनको माना जा रहा था कि आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है तमिलनाडु में तो ये कोलिजन के साथ है, यानी इनका पूरा महत्व एक जगह नहीं है बिल्कुल। आप साउथ में आप जाएंगे तो एक छोटा सा स्टेट है जिसका नाम तेलंगाना। इसके अलावा आप देखिए दूसरे लोगों का वहाँ पर प्रभाव है, चाहे आप देखिए उड़ीसा देख लीजिए, चाहे आंध्र। अमीन साहब, जो बात आप कह रहे हैं उससे तो सभी लोग सहमत है, लेकिन सवाल यही उठता है कि इन जो ये रिजल्ट आ रहे हैं एक के बाद एक चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, क्या उनको ये नहीं लग रहा है कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स अभी तक वो करते आए उससे उभरने की ज़रूरत है, नए सिरे से चीज़ों को संवारने की ज़रूरत है, या फिर इसी तुष्टीकरण की राजनीति पे ही ये टिके रहेंगे? आपको क्या लगता है? ऐसा कि त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति पे इनको टिकना पड़ेगा। अब कोई इनके पास लाइन है नहीं जो चेंज कर सके। आज़ादी के बाद से एक ही लाइन पे चल रहे हैं, तो अगर तुष्टीकरण की राजनीति पे चलेंगे थोड़ा रुक पाएंगे, अदरवाइज वो भी खत्म हो जाएंगे। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। ये सवाल न केवल चुनावी हार जीत से जुड़े हैं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और भविष्य की राजनीतिक इंजीनियरिंग की गहरी परतों को भी खोलते हैं। इनके वास्तविक जवाब भले से हमें 4 मई को ही मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि शायद यह नतीजे विपक्षी दलों को दोबारा एक बार सोचने का मौका दें। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या वाम दल भी इस चिंतन मंथन के हिस्सा बनेंगे या वह भी उसी लाइन पे टिके रहेंगे? वाम दल तो अब मतलब अप्रासंगिक हो गए हैं। अब उनकी बात ही करनी बेकार है। अब वो खत्म हो रही है, चीजें ही खत्म हो रही है। वो पीढ़ी थी 35 साल ज्योति बसु ने एक सरकार चला ली, वामपंथियों ने चला ली, अब वो खत्म हो गया है।
और इधर भी आप देख रहे हैं अगर केरल में यूडीएफ आ गया तो एलडीएफ आई डोंट नो कितने सालों के लिए जाएगा। लेकिन एक बात और है, मैं अमीन साहब ने एक बात कही थी उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ प्रसून जी, वो ये है कि आगे आने वाले सालों में अगर ये सरकार केंद्र में बनी रही बीजेपी की तो आप देखिएगा मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बीजेपी में पैदा होंगे। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं हमारे दर्शकों के लिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले सालों में बीजेपी की कोशिश ये है कि वो ये बताए कि समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या लेफ्ट पार्टीज हो या ममता बनर्जी हो, ये आपके वोट तो ले लेंगे मुसलमानों के, लेकिन आपको इन्होंने कहाँ रखा आजादी के बाद से या जब से ये सत्ता में है कि आप कहाँ पर हैं? आप पहले भी पंचर जोड़ रहे थे, आज भी पंचर जोड़ रहे हैं। राकेश और त्रिपाठी जी, आप बेहद अहम बात कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं कि अब मुसलमानों के बड़े नेता और मुसलमानों की राजनीति और उनकी सांस्कृतिक विरासत के लिए जिम्मेदार नेता बीजेपी में ही पैदा होंगे, वही उनको आगे लेके चलेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। याद होगा आपको सिकंदर बख्त और आरिफ बेग जैसे लोग थे पुराने, उसके बाद इतने स्टेचर के लोग बीजेपी में नहीं आए। अब मुझे लगता है कि मोदी जी के राज में कुछ लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे को दिया जाएगा, जैसा कि आपने गवर्नर देखा बिहार में, ऐसा नहीं है। तो इन लोगों को कुछ अच्छे लोग की तरह से और भी मुस्लिम अच्छे कल्चर होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको लाया जाएगा, जिसकी वजह से मुस्लिम जुड़ेंगे। क्योंकि कभी भी बीजेपी की पार्टी की ये नियत नहीं थी कि हम किसी को ना, उनका नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो अगर समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जरूर आवश्यकता है तो वो लाएंगे जरूर। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, इनके लाने के बाद अगर 2-4 मुसलमान अच्छे लीडर आ जाते हैं बीजेपी में, तो मैं नहीं समझता हूं कि और कोई पार्टी इनका मुकाबला कर पाएगी। जिस मजबूती के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। बीजेपी अगर मुसलमानों को टिकट देती है, उनको मुख्यधारा में लाती है, तो जनता को भी ऐसे उम्मीदवारों पे भरोसा करना होगा। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।